नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। देहरादून की डोईवाला में स्थित रानी पोखरी पुल टूटने के बाद भले ही मुख्यमंत्री धामी और मंत्री सतपाल महाराज की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए हों, लेकिन इस पुल को लेकर ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जो साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से सारे नियम कानून ताक पर रखकर पुल के नीचे से खनन सामग्री निकाली गई। इतना ही नहीं, भारी भरकम गड्ढे भी पुल के नीचे कर दिए गए हैं। दरअसल न्यूज़ वन इंडिया के पास दिसंबर 2020 की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो रानी पोखरी पुल के टूटने के कारण को पुख्ता कर रही है। लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल को बचाने के लिए 34 लाख की लागत से ब्लॉक और सुरक्षा दीवार बनाई गई थी। इसके लिए खनन सामग्री पुल के नीचे से उठाई गई थी। ये सारा खेल पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा था। अब भले ही जांच की बात की जा रही हो, लेकिन 1 साल पहले ही ठेकेदारों ने पुल की नींव हिला डाली थी। ऐसे में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि 27 अगस्त यानी शुक्रवार को देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर रानी पोखरी पुल एक बड़े हादसे का शिकार हो गया था। इसका एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया था। जब पुल गिरा उस समय उसके ऊपर वाहन दौड़ रहे थे। पुल का जो हिस्सा टूटा वहां कोई वाहन नहीं था, ना ही कोई वाहन फंसा था, बल्कि आपको बता दें कि कुछ वाहन ऐसे थे जो बस पलट गए। तो दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, 27 अगस्त 2021 की तस्वीर और साथ ही दिसंबर 2020 की तस्वीर, जहां पर गड्ढे हैं और अवैध तरीके से खनन किया गया। अवैध खनन का भी मामला सामने आया है। मरम्मत कार्य के दौरान ही से समझ लिया गया था कि ये पुल ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला। महेंद्र सिंह चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ने वाला जो पुल है वो पुल टूट गया है। हालांकि बहुत ज्यादा समस्या तो है, लोगों के लिए आने जाने में तकलीफ होगी, लेकिन अब जो खुलासे हो रही हैं तमाम चीजों को लेकर, चाहे सामग्री क्यों ना हो, इसकी गुणवत्ता को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे जिस तरह कल रानी पोखरी का पुल टूटा, उसने अपने कई सवाल खड़े किए। जहां सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि यह पुल बहुत पुराना था इसलिए टूट गया, लेकिन मुख्य बात यह है कि यह पुल कोई गांव का ग्रामीण पुल नहीं था, यह मेन नेशनल हाईवे का पुल था जो कि देहरादून को ऋषिकेश और गढ़वाल से जोड़ता था। इस पुल के अगर ये पुल इतना वाकई में कमजोर था तो क्यों नहीं पीडब्ल्यूडी ने इसमें वाहनों की आवाजाही कम की, भाई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाया, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। पिछली बार बरसात के बाद जब इस पुल के नीचे के आरसीसी ग्लोब बह गए थे तो लोक निर्माण विभाग ने लगभग 34 लाख रुपए से इसकी मरम्मत की और इसके नीचे सीमेंट के पोल लगाए, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह वह काम चल रहा है। उसके बावजूद भी अगर यह पुल टूटता है तो कहीं ना कहीं ये लोक निर्माण विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया है। जी बिल्कुल महेंद्र, लेकिन एक सवाल ये भी है, कहा जा रहा है कि 1964 में इस पुल को बनाया गया था, लेकिन 64 के बाद क्या एक बार भी इस पुल पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं की गई, वापस से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया? देखिए, आज भी हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे पुल हैं जो कई अंग्रेजों के समय के बनाए गए हैं, वो आज भी चल रहे हैं, बशर्ते उन पर ध्यान दिया जाता। अगर इस पुल पर भी अगर सही तरीके से ध्यान दिया जाता तो यह पुल भी आज नहीं टूटना था, क्योंकि इस पे हजारों वाहन गुजर रहे हैं और कई साल बाद, मैं ये भी बताना चाहूंगा, कई साल बाद इस नदी में इतना पानी आया है, उसके बावजूद भी यह पुल जिस तरह भरभरा कर गिरा, तो इससे ये साफ साबित हो रहा है कि लोक निर्माण विभाग हर साल केवल कागजों में ही खाना पूर्ति करता रहा और इसका निरीक्षण के नाम पर उन्होंने सिर्फ केवल खाना पूर्ति की, धरातल पर कोई काम नहीं किया। जी महेंद्र, 2020 का एक फोटो वायरल हो रहा है, फोटो सामने आया है। न्यूज़ वन इंडिया ने जब जांच पड़ताल की और चीज़ों को टैली किया, चीज़ों को रिलेट किया, तो उसमें ये दिखाई दिया है 2020 के फोटो में अवैध खनन वहां पर हो रहा था। अब अवैध खनन होने के बावजूद भी पुल का निर्माण किया जाता है, तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है इस चीज़ को रोकने की या फिर इन तमाम चीज़ों को देखने की? पुल के नीचे खनन की अनुमति आखिर किसने दी थी? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, कल मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री ने भी इस पुल तोड़ने के मामले में जांच की बात कही है, लेकिन मेन बात हमारे मौके पर मौजूद जब न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आरसी केलखुरे ने कहा
कि उन्होंने दो वजह बताई कि एक तो पानी बहुत आया है, दूसरा उन्होंने खनन को इसकी मुख्य वजह बताया। हम बताना चाहेंगे आरसी खेलकुरा अभी 4-5 दिन पहले ही उन्होंने चार्ज लिया है। उनसे पहले श्री सैनी जी यहाँ के अधिशासी अभियंता हुआ करते थे, जिनके समय में ये काम हुआ था। तो एक नई चीज इसमें ये आई कि उन्होंने कहा कि अब खनन को लेकर यह पुल कमजोर पड़ा है। जो तस्वीरें हम न्यूज वन इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है, ये वो तस्वीरें बयान कर रही हैं कि जो 34 लाख रुपए का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी ने किया है, वो वहीं से उन्होंने खनन सामग्री उठाकर उस पुल की मरम्मत में उन्होंने लगाई है, जो कि साफ साफ दर्शा रहा है कि ये खनन किसी और ने नहीं किया, लोक निर्माण विभाग के उन ठेकेदारों ने किया है जिन्होंने ये 34 लाख रुपए इस पुल को मरम्मत करने के नाम पर हमारे ठिकाने विशेष लगाए हैं। संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, उत्तराखंड में ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ने वाला रानी पोखरी पुल टूट गया। अब टूटने के बाद कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो हमने पहले की भी तस्वीरें खंगाली 2020 की, तो उसमें अवैध खनन होते देखा गया है। अब सवाल ये कि अवैध खनन के बावजूद भी पुल बनाने की अनुमति किसने दी? जी देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जानकार ये भी बताते हैं कि जो पुल की रिपेयरिंग का काम दिया गया, उस पुल की रिपेयरिंग के काम में भी वही का बेड मटेरियल उठा के उसी खंभों या उन्हीं पिलर्स के पास का बेड मटेरियल उठा के दोबारा वही लगा दिया गया। यानी कहीं ना कहीं दोषपूर्ण या यूं कहे घटिया काम हुआ और अवैध खनन भी इसके आगे हुआ। लिहाजा जो गढ़वाल का मुख्य पुल था वो ध्वस्त हो गया। कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत है और सीधे तौर पर भ्रष्टाचार है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता सुदीप, लेकिन एक सवाल और भी यहाँ पर बन रहा है, वो ये कि अब इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? आखिर वो कौन जिम्मेदार है? कैसे पता लगाने की कोशिश की जाएगी? क्या अब कार्रवाई शुरू हो गई है? जी देखिए, प्रमुख सचिव ने कल इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया है। जो प्रमुख अभियंता गढ़वाल है वो 1 सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट देंगे और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल प्रथम दृष्टया इस पुल के गिरने से सरकार के पूरे सरकारी सिस्टम पर और कहीं ना कहीं अभियंताओं की मिलीभगत पर सवाल उठना लाजमी है। उत्तराखंड में तो सुदीप ऐसे कई सारे पुल हैं जिनके टूटने की खबरें सामने आती है, लेकिन बावजूद इसके किसी के कानों में जू नहीं रेंगता और कोई ये नहीं देखता जाकर कि अगर पुल पहले के बने हैं तो एक बार फिर से इनका एक तरह से वापस से इनका निर्माण किया जाए या फिर एक बार वापस से देख लिया जाए। बिल्कुल भी ये चीजें नहीं होती। देखिए, ये बहुत एक बड़ा सवाल है आपका और ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि जो पुल बन गया उसके बाद से कोई इस ओर ध्यान नहीं देता कि इसका रिपेयरिंग वर्क क्या है, इसकी कितनी उम्र है, क्या समस्या आ रही है। बीते दिनों हमने देखा देहरादून से थानो मार्ग पर एक जो नया ही पुल बना था, जिसको 2-3 वर्ष ही हुए थे बने, उसका भी एक पैच ढह गया, गिर गया। थोड़ा बारिशों का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा है। तो ये सारी वो वजह हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि लापरवाही, अनदेखी, मिलीभगत और भ्रष्टाचार ही असल में इन पुलों को गिरा रहा है, जिसको रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, ना ही कोई सिस्टम है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और महेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद मची तबाही के बाद राज्य सरकार के पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री ने अपील की है कि लोग जहां तक संभव हो यात्रा पर ना निकले। खास बात तो यह है कि मुख्यमंत्री तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद सदन शासकीय काम के साथ साथ आपदाग्रस्त इलाके का निरीक्षण कर रहे हैं, मौके पर जा रही हैं, जबकि मंत्री सतपाल महाराज को अभी कहीं जाने का समय नहीं मिल पाया है। हो रही है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम हैं जो आज हम फेस कर रहे हैं। निश्चित रूप में हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमने लोगों से कहा है कि जरा घर से कम निकलें और कम से कम यात्रा करें। तो ये हमने आग्रह किया है लोगों से। पर इस समय जो बारिश हो रही है उसको देखते हुए हमने निर्देश दिए हैं कि हमारे सिंचाई विभाग के और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो मौके पे जाएं और मॉनिटरिंग करें। इसे हो रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कहर बरपा रही है। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर डॉन बॉस्को स्कूल के पास भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। तो भारी बारिश के बाद देहरादून की बिंदाल नदी में भी बाढ़ जैसे हालात दिखाई पड़े हैं। बिंदाल पुल के पास बारिश का पानी नदी छोड़कर सड़क पर आने के लिए आतुर हो गया है। हल्द्वानी के लाल कुआं में भी शुक्रवार देर रात से लगातार हुई बारिश के बाद जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से कई ट्रेनों का संचालन लगातार बंद रहा है।
आपको बता दें कि बारिश के कारण भूस्खलन और भू धंसाव से टिहरी जिला प्रशासन ने ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को तपोवन से मलेथा तक अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। लोगों को पहाड़ की यात्रा टालने की सलाह भी दी गई है। तो 4 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चारों तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे एक तरफ तो भूस्खलन है तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। नैनीताल, देहरादून, लालकुआं, टिहरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनएच पर भूस्खलन। तो देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में भी नदियां उफान पर हैं। ये 4 तस्वीर अलग अलग जगहों की आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से नेशनल हाईवे सहित कई मोटर मार्गों पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद टिहरी गढ़वाल के बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे 58 को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। सभी वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। देवप्रयाग पुलिस लोगों की मदद के लिए लगातार मुस्तैद है, तो वहीं नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने हाईवे को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा बारिश के बाद आम जन के लिए यातायात असुरक्षित हो गया है। यही वजह है हाईवे को अनिश्चित काल के लिए बंद किया जा रहा है। हमारे उच्च अधिकारी द्वारा एसडीएम महोदय द्वारा भी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी आदेश निर्गत कर दिए गए हैं कि ये रोड जो है अग्रिम आदेश तक बंद रहेगा। और मेरा सभी से निवेदन है, सभी लोगों से भी, कि कृपया आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा हेतु इस रोड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और अभी फिलहाल ये रोड भी बंद है और उधर पोपट वाले जो भाया नरेंद्र नगर जाती है वो रोड भी बंद है। तो जो पहाड़ से ऋषिकेश देहरादून जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि भाया कोटद्वार का रास्ता यूज़ करें और उधर से या तो फिर धनौल्टी मसूरी का रास्ता प्रयोग करें। हमारे उच्च अधिकारी सरोवर नगरी नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब उनको नैनीताल आने के लिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दरअसल बीती रात हुई जोरदार बारिश की वजह से नैनीताल जाने वाली सड़क भूस्खलन से क्षतिग्रस्त और काफी खतरनाक हो गई है। ये सड़क डॉन बॉस्को स्कूल के समीप धंस गई है। पुलिस ने इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे लोगों को नैनीताल जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग से जाना पड़ रहा है। आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि भारी बारिश के कारण जोलीकोट नैनीताल का रास्ता डॉन बॉस्को के पास में रोड धंस जाने के कारण बंद हो गया है, जिस कारण अब हैवी ट्रैफिक इस रूट पे नहीं जा सकता है। हमारा बीरबट्टी का रास्ता पहले से ही बंद चला था तथा भीमताल का रास्ता भी हेवी व्हीकल्स के लिए बंद चल रहा था। पहाड़ के अपने ट्रैवल को कर्टेल करने की कोशिश करें जब तक कि बहुत जरूरी और बहुत अनअवॉइडेबल ना हो। उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से बारिश आफत बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें टूट गई हैं, तो कहीं पर पुल ही जमींदोज होकर नदी में बह गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने कई मांगों पर अगले आदेश तक आवाजाही को बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला स्तर पर सभी अधिकारियों को आपदा से तत्काल निपटने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को खाद्य सामग्री की कमी ना हो, उसकी भी व्यवस्था समय से करने के आदेश जारी किए गए हैं। पूरा पहाड़, पूरी रोड ही धंस चुकी है। यहाँ पूरा पहाड़ खैर पूरा बंद हो गया था खाला, तो इस चक्कर में रानी पोखरी वाला पुल है और अन्य जगह पर बहुत सारी जगह पर आपदा के कारण से हमारी पूरी की पूरी सड़कें बह गई है। हम उसको पूरी तरह से देख रहे हैं। सभी सरकार की जो मशीनरी है हमारी उस पर लगी हुई है। कितना राहत का काम हो सकता है, जो जरूरी सामान है, दवाइयाँ हैं, जो खाते हैं, हम उनकी व्यवस्था ऐसे स्थानों के लिए कर रहे हैं जहाँ पर अभी और भी आपदा आने की संभावना है या आपदा आ चुकी है। हमारा 24 घंटे का फोकस आपदा पर है। विधानसभा के मानसून सत्र का आज 6वां दिन है। सदन में राज्य के सतत विकास के लक्ष्य पर चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हिस्सा ले रही हैं। चर्चा का विषय गरीबी से मुक्ति, भुखमरी समाप्त करना है। तो आज 6वां दिन है और 6ठे दिन आज चर्चा चल रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा का विषय गरीबी से मुक्ति और ये तमाम चीजें हैं। विधानसभा के मानसून सत्र का आज 6वां दिन है। सदन में राज्य के विकास के लक्ष्य पर चर्चा हो रही है। आज उत्तराखंड विधानसभा सत्र का 6वां दिन है। सदन में आज विकास के लक्ष्य पर चर्चा जारी है। उत्तराखंड इस पर
चर्चा करने वाला देश का दूसरा राज्य है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ये नई व्यवस्था दलगत राजनीति से ऊपर उठकर है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई भी सदस्य अपनी राय या सुझाव दे सकता है। विकास जो अनुरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है वो हमेशा चलता है, उसको लेकर विधानसभा के अंदर आज इस पर कार्य चलेगा। ये हमारा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर है, उसमें सभी माननीय सदस्य अपने अपने सुझाव देंगे, अपनी अपनी बातें करेंगे। विकास जो अनुरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया। तो बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय देहरादून में भाजपा के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि आज प्रदेश भाजपा के सभी मंडल स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम को रखा गया है, जिससे हम सही मायने में दिवंगत कल्याण सिंह जी के कार्यों को याद कर सके और उन्हें नमन कर सके। जो देश के बहुत ही वरिष्ठ और सैद्धांतिक रूप से बहुत ही मजबूत नेता जो आज इस नश्वर संसार को छोड़कर हमारे बीच से गए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे अनेक वरिष्ठ नेतागण यहाँ उपस्थित रहे। इस प्रकार का कार्यक्रम हम प्रदेश में नीचे स्तर तक लगभग 252 हमारे मंडल, ऐसे भी मंडल स्तर तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। जो देश के बहुत बड़े विराट व्यक्तित्व थे, बहुत बड़े नेता थे और सही मायनों में सच्चे राम भक्त थे और सच्चे राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, छूटे हुए लोगों के लिए, ऐसे लोग जो समाज के अंतिम छोर में खड़े थे, हमेशा उनके लिए लगाया और उनके जीते जी भगवान राम का भक्त राम मंदिर अयोध्या के अंदर बनना शुरू हो गया। आज हम निश्चित रूप से सभी देशवासी, प्रदेशवासी सब बहुत दुखी हैं जब कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनको पूरे प्रदेश की तरफ से सच्ची यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश के उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की अगर हम बात करें तो आज इसका छठा दिन है और आज विकास के मुद्दों को लेकर तमाम चीजों पर बातचीत हो रही है। मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। भू कानून और इसके साथ ही तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। क्या कुछ रहा मॉनसून सत्र में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सीएम की सौगात, तोहफों की बरसात, बिजली बिल पर छूट, आप बता रही है लूट। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में अगले 3 महीने की छूट दी जाएगी। अधिभार में भी 3 महीने की छूट मिलेगी। परिवहन विभाग में सेवायन कर में 6 महीने की छूट और पंजीकरण प्रमाण पत्र के विलंब शुल्क में भी 6 महीने की छूट दी जाएगी। पर्यावरण मित्र को आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही पेयजल विभाग में 31 दिसंबर तक एक साथ बिल जमा करने पर विलंब शुल्क पर राहत दिए जाने का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया है। सीएम धामी ने विधायक निधि में होने वाली 1 करोड़ की कटौती खत्म करने की घोषणा की। कोरोना की वजह से विधायक निधि में कटौती की जा रही थी। विधायकों ने मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। सरकारी डिग्री कॉलेजों के सभी छात्रों को टैबलेट देने का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया। कैंट बोर्ड में भवन कर का दूसरे स्थानों की तर्ज पर ही निर्धारण होगा और भू कानून पर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। इसमें सबके सुझाव लिए जाएंगे। पुलिसकर्मियों के लिए भी एक मुश्त 10,000 प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने है। पुलिसकर्मियों के अलावा राजस्व विभाग में पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी को भी 10,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। समूह ग की भर्ती में 1 साल आयु में छूट के बाद अब समूह ख पीसीएस की भर्ती में भी 1 साल की छूट का ऐलान सरकार ने कर दिया है।
डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति अब 11 छात्रों की जगह 100 छात्रों को मिलेगी। छात्रवृत्ति की राशि 250 से बढ़ाकर 1500 करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। स्कूलों में शौचालय का निर्माण तेज गति से करने और स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट की अलग व्यवस्था का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में किया। कोविड की तीसरी लहर आने की स्थिति में बच्चों के लिए आईसीयू बेड की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। अन्य प्रदेशों के बच्चों के लिए भी व्यवस्थाएं होंगी। पूरे कोरोना काल में हमारे पुलिस के कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर, उनके द्वारा बहुत सेवा का कार्य किया गया। अपनी जान हथेली पे लेकर लगातार लोगों के बीच में काम किया गया है। उनको हमने 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि हम उनको देंगे कोरोना काल के लिए जो उन्होंने काम किया है। इसी प्रकार से पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, उनके द्वारा भी बहुत अच्छे काम किए गए हैं। अपनी जान हथेली पर रख के लोगों की सेवा की गई है, लोगों के लिए काम किया गया है। सारे विभागों में समन्वय स्थापित करने का काम किया। उनको भी 10,000 रुपये की एकमुश्त राशि देने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, सहायक विकास अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी जो अपनी सेवाएं दी गई हैं, उनको भी हम 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि उनको भी एकमुश्त देंगे। इसके अलावा पिछले दिनों हमने निर्णय किया था कि कोविड महामारी को देखते हुए समूह ग की जो भर्ती है उसमें 1 वर्ष की छूट प्रदान की थी, लेकिन समूह ख की भर्ती में वो छूट रह गई थी। उसका भी आज हमने शासनादेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री के तोहफों को विपक्षी कांग्रेस चुनावी घोषणा करार दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि गलत बिजली का बिल भेजकर पहाड़ की जनता को सरकार लूट रही है। और किस तरीके से चुनाव जीते ये छटपटाहट जो है सरकार में दिखाई दे रही है। इसलिए जो लोक लुभावनी घोषणा कर रहे हैं इससे कोई जो है पड़ने वाला नहीं है। और आज हमने देखा मंत्रीगण भी जो है बड़े बढ़ चढ़ करके हम मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। अरे भाई 2017 में आपकी सरकार बनी थी, हमने आज तक तो आभार व्यक्त करते हुए आपको देखा नहीं। आज ऐसा हृदय परिवर्तन क्या हो गया कि जिस मुख्यमंत्री के पास मात्र 3 महीने उनका आभार जो हर मंत्री प्रकट कर रहा है। सदन में मुख्यमंत्री की राहत घोषणाओं का ऐलान जारी है। 3 बड़े बजट के साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों को राहत देने की दिशा में अहम निर्णय लिए हैं। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। बहरहाल आमजन जहां इससे खुश है, वहीं देखना होगा कि वो लोगों को राहत आखिर कब तक मिलती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और चलिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।